अच्छा देखो, ये तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे काम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये चैप्टर नंबर 1 है जो स्टार्ट कराना है आज से। चैप्टर नंबर 1 जो है ये फंक्शनल बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। होमियोस्टेसिस नाम है इसका। इसमें ये डेफिनेशंस हैं, ये पहले तुम लोग उतार लो, फिर इस पे बात करते हैं। अच्छा देखो बेटे, ये चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को। इंटरनल एनवायरनमेंट से मुराद हमारी सेल्स हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट से मुराद हमारी टिश्यू फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो टिश्यू को सराउंड करता है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस कराने को होमियोस्टेसिस कहते हैं। मतलब जो भी चीजें सेल के अंदर हैं या सेल की सराउंडिंग में हैं, उनको मेंटेन करना होमियोस्टेसिस कराता है। एक स्टेडी स्टेट में रखते हैं। हर चीज का कोई ना कोई फिक्स पॉइंट है या सेट पॉइंट है या उसकी कोई कंसंट्रेशन है। उस कंसंट्रेशन या अमाउंट के अंदर रखा जाता है चीजों को। इस चीज को कहते हैं होमियोस्टेसिस। ये जो लफ्ज है स्टेसिस, जो लफ्ज है स्टेसिस, इसके मायने होते हैं स्टैंडिंग स्टिल। स्टैंडिंग स्टिल मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में रहना। और होमियो के मायने होते हैं सिमिलर। होमियो के मायने होते हैं सिमिलर। होमियो मीन्स सिमिलर। तो सिमिलर स्टेट के मेंटेन कराने को होमियोस्टेसिस कहते हैं। जैसे मैंने कुछ लेवल्स लिखे हैं यहाँ पर। ग्लूकोज का लेवल कितना है? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर है ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में। इसी तरीके से सोडियम का लेवल कितना है? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट। वन 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट सोडियम का लेवल है। पोटेशियम का लेवल कितना है? 3.6 से 5.2 मिली मोल पर लीटर। कैल्शियम का कितना है? 8.6 से 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और हर सेल में वाटर कितना परसेंट होता है? 70%। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे चीजें लिखी कि इन तमाम चीजों के लेवल को मेंटेन कराता है सेल या बॉडी। इस चीज को कहते हैं आप होमियोस्टेसिस। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेशन है, यानी कि मेंटेन कराना है, रेगुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कोई भी सेल की दीवारें किसी सॉल्यूशन पे लगाती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी भी सेल की दीवारें, जो कोई भी सेल अपनी दीवारों पे लगाता है कि उसको अब और अमाउंट नहीं चाहिए किसी सब्सटेंस का, क्योंकि ऑलरेडी सेल में बहुत चीजें मौजूद है। सेल में सॉल्यूट भी मौजूद है, सेल में वाटर भी मौजूद है। अब और किसी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, वाटर के लेवल और सॉल्यूट के लेवल को मेंटेन कराना। अगर वाटर और सॉल्यूट का लेवल इनफ है सेल में मौजूद,
तो जो सेल प्रेशर लगाएगा सेल की दीवारों पे उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। अब वेस्ट सब्सटेंस कहो या टॉक्सिक सब्सटेंस कहो या पॉइजनस सब्सटेंस कहो, एक ही बात है। वो तमाम चीजें जिनकी जरूरत नहीं है बॉडी को, बॉडी उनको बाहर निकाल देती है। जैसे मैंने यहाँ पे यूरिन की कंपोजिशन लिखी पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी कितनी पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में? वाटर 95 सेंटीमीटर क्यूब होता है, प्रोटीन और ग्लूकोज यूरिन में कभी आते नहीं है। यूरिया 2 सेंटीमीटर क्यूब है, केटाइन, अमोनिया, यूरिक एसिड, सोडियम ये सब 0.3 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लोराइड 0.6 सेंटीमीटर क्यूब है। और अदर आइंस, इनके अलावा अदर आइंस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये 0.47 सेंटीमीटर क्यूब है। और यूरिन का पीएच लेवल कितना है? 5। ये तो यूरिन की बात करी। यूरिन में वो तमाम चीजें जिनकी जरूरत नहीं है बॉडी को, बॉडी उनको अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। ये डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कराने को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कराने को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। हमें मालूम है कि ह्यूमंस का, हमें मालूम है कि ह्यूमंस का या मैमल्स कह लो, उनका एक सेट पॉइंट है या एक रेंज है जिसमें मैमल्स अपना टेम्परेचर मेंटेन कराते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है। मैमल्स की बात करें तो उसकी रेंज 36 से 38 डिग्री सेल्सियस है। बर्ड्स की बात करें अगर तो 41 से 43 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि जितने होमियोथर्मिक एनिमल्स हैं, जितने होमियोथर्मिक एनिमल्स हैं, होमियोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कराते हैं। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। उसकी दो ही क्लासेस हैं, एक एव्स हैं और एक मैमल्स हैं। इनकी देखो एक फिक्स रेंज है जिसमें इनका टेम्परेचर रहता है, यानी कि मेंटेन कराते हैं अपना टेम्परेचर। तो जो मेंटेन कराते हैं उनको होमियोथर्म कहते हैं, और जो मेंटेन नहीं करा सकते उनको क्या कहते हैं आप? पोइकिलोथर्म। जो मेंटेन नहीं करा सकते उनको आप क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्म। जिसमें बाकी की 3 क्लासेस आ जाती हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, पाइसेस हैं। ये वो हैं जो मेंटेन नहीं करा सकते, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं एक्टोथर्म, और जो हीट को रिलीज करता है बाहर उनको कहते हैं एंडोथर्म। तो जो होमियोथर्मिक एनिमल्स हैं जो टेम्परेचर मेंटेन कराते हैं वो हीट को रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर, और जो मेंटेन नहीं कर सकते वो पोइकिलोथर्म है, वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कहते हैं एक्टोथर्म। जिसकी 3 क्लासेस एग्जाम्पल हैं शुरू की, पाइसेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल। और होमियोथर्म की एग्जाम्पल 2 क्लासेस हैं, एव्स और मैमल्स। इनकी देखो एक फिक्स लिमिट है जिसमें ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कराते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसके बाद एक सिस्टम है, उसका नाम है फीडबैक सिस्टम। एक सिस्टम है, इसका नाम है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं।
एक कंपोनेंट है इसका रिसेप्टर, दूसरा इसका कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर जिसमें ब्रेन वगैरह स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आते हैं, और तीसरा इसका कंपोनेंट है अफेक्टर ऑर्गन। ये तीन चीजें मिलकर फीडबैक सिस्टम को बनाती हैं। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? रिसीव करना इंफॉर्मेशन और देना हायर सेंटर्स, मतलब कंट्रोल सेंटर को देना। कंट्रोल सेंटर का काम होता है कंट्रोल करना बॉडी की एक्टिविटीज को। और अफेक्टर ऑर्गन जो है जब वापस मैसेज कंट्रोल सेंटर भेजता है जिस ऑर्गन को, और वो ऑर्गन रिस्पॉन्ड करता है, इसके रिस्पॉन्स को कहते हैं, या इस ऑर्गन को कहते हैं अफेक्टर ऑर्गन। हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उस पे चेक एंड बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई काम रैंडम हो रहा हो। हर चीज अंडर द इन्फ्लुएंस है ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के हायर एनिमल्स के अंदर। तो ये जो चीज जो डिटेक्ट कर रही है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है कि कहीं पे किसी चीज की ज्यादती तो नहीं हो रही, कहीं पे किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही, मतलब डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही किसी चीज की, या कोई चीज का किसी चीज का लेवल बढ़ तो नहीं रहा बहुत ज्यादा। इन चीजों को कंट्रोल कराने के लिए या मेंटेन कराने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो है फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम का काम है मेंटेन कराना चीजों को और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चीजों को कि जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी में वो सही है या नहीं। तो अगर कहीं किसी चीज की ज्यादती हो रही होती है तो उसको कम किया जाता है, और अगर कहीं किसी चीज की कमी हो रही होती है तो उसको बढ़ाया जाता है। इसकी टाइप्स हैं, फीडबैक सिस्टम की दो टाइप्स हैं। एक है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और एक है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसकी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में डिफरेंस क्या है? अगर बिलफर्स कोई चीज कम हो रही है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में होता क्या है? अगर बिलफर्स बॉडी में किसी चीज की कमी हो रही है तो बॉडी उसको बढ़ाएगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, फंक्शन करना, इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। मैंने कहा बिलफर्स अगर बॉडी में किसी चीज की कम हो रही है तो बॉडी क्या करेगी? उसको बढ़ाएगी। या अगर कोई चीज बढ़ रही है तो बॉडी क्या करेगी? उसको कम करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में जो काम होते हैं वो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से। जैसे इसकी सादा मिसाल क्या है? जब कभी आप कोई चीज खाते हैं, इनटेक करते हैं फूड का, खाना खाया आपने तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। बॉडी क्या करती है? डिटेक्ट करती है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। ये क्या करती है? इस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को इस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम कराती है। और कम से मेरी मुराद ये है कि नॉर्मल लेवल पर लेकर आती है। और नॉर्मल लेवल कितना है? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर है नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का। तो बिलफर्ज अगर ग्लूकोज का लेवल 200 हो गया था तो बॉडी इसको कम करना शुरू करेगी और कहां तक लेके आएगी? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर तक लेकर आएगी। कम से मुराद ये है, कम से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जीरो कर दे। तो जो लिमिट थी उस लिमिट के अंदर वापस लेकर आई। तो देखो अपोजिट काम किया ना, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था, इसने कम किया। या इसके अपोजिट सिचुएशन है, बिलफर्ज आप काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, 90 मिलीग्राम से कम हो गया। बॉडी ने डिटेक्ट किया कि भाई ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। बॉडी क्या करेगी? इसके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगी। और कहां तक बढ़ाएगी? 90 मिलीग्राम तक लेकर आएगी, इतना बढ़ाएगी। तो जो अपोजिट फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, जितने भी ज्यादातर 99% काम जितने भी होते हैं, मेजॉरिटी में जितने भी काम बॉडी में होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक से काम होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक से बहुत ही कम काम हो रहे हैं। पॉजिटिव से मुराद ये है
कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसको और बढ़ाया जाए। पॉजिटिव फीडबैक जो है ये वो फंक्शंस होते हैं जो सेम डायरेक्शन में किए जाए। ये वो फंक्शंस होते हैं जो सेम डायरेक्शन में किए जाएं। मतलब अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको और बढ़ाया जाए, कोई चीज कम हो रही है तो उसको और कम किया जाए। जैसे अक्सर ऐसा होता है बुखार वगैरह में, जैसे हीट स्ट्रोक हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है बॉडी का, बॉडी इसको और बढ़ाती है ताकि जल्दी बॉडी से हीट बाहर निकले। लेकिन ये काम एक लिमिट में किया जाता है, अगर ये लिमिट से बाहर हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा था, बॉडी ने और बढ़ा दिया, मतलब सेम डायरेक्शन में काम किया। तो जो काम सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको हम कहते हैं ये पॉजिटिव फीडबैक से काम हो रहे हैं सारे। यहां तक की बेटे बात क्लियर है? इसके बाद पानी की बात करें अगर थोड़ी बहुत, इन रिलेशन टू सेल, हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो हमें मालूम है कि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तमाम चीजें इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में। वाटर नेसेसरी है मेटाबॉलिक फंक्शंस कराने के लिए। जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में उनको जरूरत है पानी की। पानी कंटिन्यूसली सेल के अंदर और बाहर मूव होता रहता है। सेल के अंदर आता रहता है वाटर, सेल के बाहर जाता रहता है वाटर। जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये इन और आउट होता है उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। सेल के अंदर पानी आ रहा है, सेल से बाहर जा रहा है पानी। ये ऑस्मोसिस क्या होती है ये आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये नेट मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन अगेंस्ट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल जहां ज्यादा होते हैं वो ज्यादा से निकल के कहां आते हैं, कम की तरफ आते हैं। और इनकी इस मूवमेंट को थ्रू अ मेम्ब्रेन व्हिच इज सेलेक्टिव इन नेचर, सेमी परमिएबल, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसके अलावा एक डेफिनेशन है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी लिविंग सिस्टम की, किसी भी लिविंग सिस्टम की, खास तौर पे प्लांट्स में, कैपेसिटी कि वो कितना पानी लूज करेगा। कोई भी लिविंग सिस्टम है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में से कितना पानी बाहर निकल जाएगा, इस चीज को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल इन केस ऑफ प्लांट्स। और हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर मतलब जिसमें कोई और मॉलिक्यूल मिक्स नहीं हुआ हुआ, किसी और कोई सॉल्यूट नहीं है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0 मैक्सिमम। जब आप इसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है, नेगेटिव में आने लगता है। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर से मुराद ये जिसमें कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं हुआ हुआ, उसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना है? 0। और जब आप कभी इसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इट विल बिकम नेगेटिव।
ये वो एनर्जी है जो वाटर मॉलिक्यूल के पास होती है जिससे वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो वाटर मॉलिक्यूल के पास है पहले से मौजूद, इसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल से मुराद है एनर्जी। जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स, जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर इस चीज को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी चीज को हम एनिमल्स में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन अ सेल, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन अ सेल, कि किसी भी सेल में कितना वाटर है, कितने सॉल्यूट हैं, किसी भी सेल में कितना पानी भरा हुआ है, कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, ये एनिमल सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। जब उसके अंदर मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी भी एनिमल सेल में, यानी कि पानी और सॉल्यूट मैक्सिमम होते हैं और गुंजाइश नहीं होती, तो फर्दर इनटेक नहीं होता क्योंकि और जगह ही नहीं है सेल के अंदर। इसके अलावा एक और टर्म है सॉल्यूट पोटेंशियल। एक और टर्म है सॉल्यूट पोटेंशियल। प्लांट्स में, पौधों में वैक्यूल होता है और वैक्यूल में क्या चीज स्टोर हुई हुई होती है? सेल सेप। सेल सेप क्या होता है? वाटर, मिनरल और आइंस के कलेक्शन को कहते हैं। सेल सेप वाटर, मिनरल और आइंस के कलेक्शन को कहते हैं जो वैक्यूल में भरा हुआ है। तो ये जो वैक्यूल है, ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल के वाटर पोटेंशियल को, इस वैक्यूल के वाटर पोटेंशियल को सेल सेप कहते हैं। द वाटर पोटेंशियल ऑफ वैक्यूल, या आप यूं कह लें कि द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल सेप, मतलब सॉल्यूशन इन वैक्यूल, इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। वैक्यूल में जो पानी या सेल सेप भरा हुआ है उसके वाटर पोटेंशियल को सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। इसके अलावा ये कुछ टर्म्स हैं जैसे हाइपरटोनिक, जैसे हाइपोटोनिक, जैसे आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या चीज होती है? ऐसे तमाम सॉल्यूशंस, ऐसे तमाम सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे तमाम सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, उनको कहते हैं हाइपरटोनिक। ऐसे तमाम सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उनको कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। और आइसोटोनिक वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उनके अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन के बाहर सेम है। जितनी सॉल्यूशन में सॉल्यूट है उतने ही सॉल्यूट सॉल्यूशन के बाहर भी हैं। तो अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन के बाहर सेम हो जाए, अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन के बाहर सेम हो जाए, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक। इसके अलावा दो टर्म्स और हैं, एक है प्लाज्मोलाइसिस जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, और एक है डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है?
बिलफर्स, बिलफर्स आप किसी सेल को, बिलफर्स आप किसी सेल को एक सॉल्यूशन में डाल दें, आप किसी सेल को एक सॉल्यूशन में डाल दें, जो सॉल्यूशन कैसा हो, हाइपरटोनिक हो, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो, उसमें आपने किसी सेल को डाल दिया। अब हमें मालूम है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज ऑलवेज मोर, क्वांटिटी जो है पानी की सेल के अंदर हमेशा ज्यादा होती है। तो होगा क्या, सेल में से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, सेल में से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल कैसे हो जाएंगे, सेल विल बिकम फ्लैसिड, सेल फ्लैसिड हो जाएंगे। सेल्स के फ्लैसिड हो जाने को हम क्या कहते हैं, ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेल में से जो पानी बाहर निकल गया, जिसकी वजह से सेल सुकड़ गए, और वो इस वजह से निकला क्योंकि सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया था आपने जो कैसा था, हाइपरटोनिक था। इस आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, इस आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, और सेल्स के फ्लैसिड हो जाने को या इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसका रिवर्स डी प्लाज्मोलाइसिस है। बिलफर्स कोई सेल है जो पहले से फ्लैसिड है, इसको आप किसी सॉल्यूशन में डालें, इसको आप किसी सॉल्यूशन में डालें, जिस सॉल्यूशन में आप डाल रहे हैं वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक है मतलब उसमें वाटर का लेवल ज्यादा है और सॉल्यूट्स ना होने के बराबर है। तो क्या होगा कि सॉल्यूशन से निकलेगा पानी और वो मूव होके कहां आएगा, सेल के अंदर। इसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, इसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम टर्जिड, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो सेल के वापस से स्वेल हो जाने को डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? हाँ बेटे मैं बचा, प्लाज्मोलाइसिस के लिए जरूरी है कि सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो, बिल्कुल। वरना वाटर कैसे मूव करेगा। अब इसके बाद इसके बाद
ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सोल्यूट की बेस पे प्लांट्स की टाइप्स, ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे प्लांट्स की टाइप्स, 4 तरह के प्लांट्स हैं बेटे, 4 टाइप्स हैं प्लांट्स की। एक को कहते हैं हम हाइड्रोफाइट, एक को हम कहते हैं हेलोफाइट, एक को कहते हैं नीजोफाइट और चौथे हैं जीरो फाइट। ये 4 टाइप्स हैं ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पे प्लांट्स की। फाइट के मायने होते हैं प्लांट, हाइड्रो के मायने वाटर। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जहां पे इनॉर्मस क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है। यानी कि पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ऐसी जगह पे रहते हैं। इसका मतलब है ये जो प्लांट्स होंगे ये एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, पानी में रहने वाले पौधे होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। इनकी एग्जाम्पल जो है एक्वेटिक प्लांट्स की, वो वाटर लिली है, लोटस है, हाइड्रिला है। ये पौधे हैं इनकी एग्जाम्पल जो पानी में पाए जाते हैं। अच्छा, ये पौधे दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं पार्शली सबमर्ज्ड, पार्शली सबमर्ज्ड वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनके फ्लावर, लीफ वगैरह पानी से बाहर हैं। और एक होते हैं टोटली सबमर्ज्ड। इसकी एग्जाम्पल हाइड्रिला है जो पूरा पानी में डूबा हुआ है, कोई भी चीज पानी से बाहर नहीं है जिसकी। ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो सिर्फ अपर सरफेस पे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स की। जब वो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, नीचे नहीं है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस तो पानी को टच कर रही है, ऊपर वाली सरफेस पे पानी नहीं है, तभी तो वहां से इजी मूवमेंट हो सकती है, पानी की ट्रांसपायरेशन हो सकती है। वरना अगर वो ऊपर वाली सरफेस भी पानी के अंदर डूबी हुई होती तो वहां से ट्रांसपायरेशन कैसी होती, बाहर भी ज्यादा होते पानी की मॉलिक्यूल, अंदर भी ज्यादा होते पानी की मॉलिक्यूल, तो एक आइसोटोनिक कंडीशन पैदा नहीं हो जाती। इसलिए इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो सिर्फ अपर सरफेस पे होते हैं और इनके पास दे डू नॉट हैव क्यूटिकल, इनके पास क्यूटिकल नहीं होता, क्योंकि इनको वाटर लॉस होने से वो नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है ही पानी में अवेलेबल, तो अगर पानी निकल भी जाएगा, ज्यादा भी निकल जाएगा, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि इनको पानी की कमी का सामना है ही नहीं। सो दे डू नॉट डेवलप एनी लेयर विच प्रिवेंट वाटर लॉस, एंड दैट लेयर विल बी क्यूटिकल, इनके पास नहीं होती। इसके अलावा जो हेलोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स जो हैं ये उन जगहों पे रहते हैं जहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जहां सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा मौजूद है मिट्टी में। ये जितने मार्शेस हैं या सी है वहां पे सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, ये उन जगहों पे रहते हैं। इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो ग्लास वॉट है, ग्रास कॉर्ड है, इनकी एग्जांपल।
ये जो प्लांट हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां सॉल्ट का लेवल ज्यादा है, या जिस पानी में सॉल्ट का लेवल ज्यादा है, या जिस जमीन में सॉल्ट का लेवल ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स। और ये जो सॉल्ट ग्लैंड हैं ये काम करते हैं डीसैलिनेशन का। ये जो ग्लैंड्स हैं ये काम करते हैं डीसैलिनेशन का। डीसैलिनेशन के मायने होते हैं वाटर और सॉल्ट को अलग अलग करना, वाटर और सॉल्ट को अलग अलग करना। हेलो के मायने होते हैं बेटे सॉल्ट, बायोलॉजी में हेलो के मायने होते हैं सॉल्ट। मैं बचा, तो मैंने कहा इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स हैं जो पानी में से सॉल्ट को अलग कर रहे हैं और पानी को अलग, सॉल्ट को फिर रिमूव कर देते हैं, लीफ की सरफेस से बाहर निकाल देते हैं, पानी को अपने पास रखते हैं। इसके अलावा ये अपनी रूट्स में, अपनी जड़ों में, अपनी जड़ों को, अपनी जड़ों का वाटर पोटेंशियल जो है, अपनी जड़ों के सेल्स का वाटर पोटेंशियल जो है वो कम रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर आए। ये अपनी रूट्स का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं ताकि इनवर्ड मूवमेंट हो वाटर की ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा ये जो सॉल्ट निकाल रहे हैं ये लीफ की सरफेस से निकालते हैं। जब लीफ की सरफेस पे सॉल्ट आ जाएगा तो लीफ की सरफेस कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक। तो जो हवा में पानी के मॉलिक्यूल हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे इनकी तरफ, और हवा से भी जो वाटर वेपर्स हैं वो लीफ के थ्रू प्लांट के अंदर आएंगे, तो ये वहां से भी पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। By excreting salt on the surface of leaf या by depositing salt on the surface of leaf, they will create a situation which is hypertonic. And due to hypertonicity, water from air will be absorbed by the leaves. मैंने कहा ये सॉल्ट जो बाहर निकाल रहे हैं वो कहाँ जमा कर रहे हैं, लीफ की सरफेस पे। और जब लीफ की सरफेस पे सॉल्ट आएगा तो लीफ की सरफेस कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक। और जो एरिया हाइपरटोनिक होता है वहां क्या आता है, वाटर। ये लीफ कहाँ है, एयर में। तो एयर में जो वाटर वेपर है वो मूव होके कहाँ आएंगे, लीफ के सेल्स के पास। तो हेलोफाइट्स ये काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट प्लांट है मीजोफाइट्स। नेक्स्ट प्लांट है मीजोफाइट्स। मीजो के मायने होते हैं मिडिल, फाइट मतलब प्लांट। मीजोफाइट्स वो तमाम पौधे हैं जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे वाटर इन सॉइल, मिट्टी में वो मौजूद है मुनासिब मिकदार में, एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है मिट्टी में, तो ये मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इजीली मीजोफाइट्स। ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जिस सॉइल में पानी अवेलेबल है, पानी कम नहीं है मिट्टी में, पानी की अवेलेबिलिटी है। लेकिन ये जो पौधे हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पे पाए जाते हैं,
लैंड पर पाए जाते हैं। तो लैंड पे जो कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो तो बहुत ड्रास्टिक होती हैं, चेंज होती रहती हैं, गर्मी ज्यादा होती है। तो इस चीज से जब गर्मी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन भी तो ज्यादा होगी। यानी कि वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो ये प्लांट क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए वाटर लॉस को, ये प्लांट क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए वाटर लॉस को ये डेवलप करते हैं एक लेयर जिसका नाम है क्यूटिकल, जो डेवलप नहीं करी थी हाइड्रोफाइट्स ने। तो ये वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग डेवलप कराते हैं जिसका नाम है क्यूटिकल, जो पानी को निकलने से रोकती है टेरेस्टीरियल प्लांट्स में से। इसकी एग्जांपल सारे एंजियोस्पर्म, सारे जिम्नोस्पर्म, सारे ट्रैकियोफाइट्स इसी की एग्जांपल्स हैं। मीजोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं सारे ट्रैकियोफाइट्स। जितने ट्रैकियोफाइट्स हैं वो सब एग्जांपल हैं किसकी, मीजोफाइट्स की। फिर आखिरी है जीरो। जीरो का मतलब ड्राई, फाइट मतलब प्लांट। जीरोफाइट्स वो प्लांट हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे वाटर मिट्टी में बहुत ही कम है, इनको पानी की कमी का सामना है कंटिन्यूअसली। ये जैसे डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं। स्टीपी हिल्स, स्टीपी हिल्स मतलब ऐसी ऐसी जगहें जिनकी स्लोप है, जिनकी स्लोप है, ढलान है, ऐसी जगहें जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, ड्राई कंडीशंस है। अब ये जो पौधे हैं जीरोफाइट्स, अगर इनको अपने आप को जिंदा रखना है, सो दे हैव टू परफॉर्म सम एडेप्टेशंस, इनको अपने अंदर एडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी ना। एडेप्टेशंस नहीं करेंगे तो बेटे मर जाएंगे। तो ये जो पौधे हैं जीरोफाइट्स, ये अपने अंदर कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस करते होंगे जिसकी बुनियाद पे वो जिंदा हैं। अब ये अपने अंदर एडेप्टेशंस क्या करते हैं, ये जो है अपने अंदर एडेप्टेशंस क्या करते हैं या चेंजेस क्या करते हैं जिसकी वजह से ये जिंदा रह पाए ऐसी जगह पे जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है। तो वो इनकी एडेप्टेशंस क्या हैं जीरोफाइट्स की, ये डेवलप कराते हैं स्पोर्स, ये स्पोर्स बनाते हैं। और हमें मालूम है स्पोर्स बनाने के लिए पानी नहीं चाहिए, गैमेट्स बनाने के लिए पानी चाहिए। इसके अलावा इन प्लांट्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। इन प्लांट्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेटेड होता है। इनके सेल्स के ऊपर एक हार्ड कोट होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है, पानी को निकलने से रोकता है। और प्रोटोप्लाज्म बहुत कंसंट्रेटेड है। इसके अलावा ये डेवलप करते हैं वर्टिकल रूट्स भी, डीप वर्टिकल रूट्स, ज्यादा गहरी जड़ें डेवलप कराते हैं ताकि पानी जहां कहीं पे भी अवेलेबल है मिट्टी के अंदर वहां से एब्जॉर्ब कर सकें। और ये हॉरिजॉन्टल रूट्स भी डेवलप कराते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रूट्स हॉरिजॉन्टली रन करती हैं कि बारिश के होने की सूरत में, कि अगर बारिश हो तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लें। ये हॉरिजॉन्टल रूट्स जो हैं कैक्टस में होती हैं, हॉरिजॉन्टल रूट्स कैक्टस में होती हैं। और वर्टिकल रूट्स जो हैं, एक पौधा है एकासिया, उसमें होती हैं। एक पौधा है बनियान, इसमें होती हैं। इसके अलावा ये जो पौधे हैं ये स्टोर करते हैं वाटर को अपने पैरेनकाइमा सेल्स में। ये स्टोर करते हैं वाटर को अपने पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर। एक सेल है, आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, आपने 9th क्लास की बायोलॉजी में भी पढ़ा था। पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं उनमें पानी को जमा करते हैं। और पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो यूजुअली स्टेम में और लीव्स में होते हैं। ऐसे प्लांट जो ये काम करते हैं, यानी कि पैरेनकाइमा सेल में स्टोर करते हैं वाटर को,
सच प्लांट्स आर कॉल्ड सक्यूलेंट्स। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? सक्यूलेंट्स कहते हैं, जिनके स्टेम जो हैं वो जूसी होते हैं। इनके स्टेम जो होते हैं वो जूसी होते हैं। जब आप इनके स्टेम को काटें तो उसमें से लिक्विड निकलता हुआ नजर आता है आपको। इसके अलावा ये वो हर काम करेंगे जिससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम किया जा सके। ये वो हर काम करेंगे जिससे ट्रांसपायरेशन के रेट को कम किया जा सके। अब आपको मालूम है कि ट्रांसपायरेशन के रेट को कम कैसे करेंगे? ये नंबर ऑफ स्टोमेटा को कम करेंगे, ये हेयरी एपिडर्मिस डेवलप कराएंगे ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ये लीव्स को फोल्ड कर लेंगे ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, लीफ का साइज कम कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे इस लीफ का साइज, सनकिन स्टोमेटा डेवलप करेंगे, सनकिन। और आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल स्टोमेटा जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं इस तरह, जबकि सनकिन स्टोमेटा कैसे होते हैं? जो अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। तो ये जो स्टोमेटा हैं जो अंदर की तरफ चले जाते हैं, इनको कहते हैं सनकिन स्टोमेटा। ये ऐसे स्टोमेटा डेवलप कराते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट उस पर फॉल ना करे। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। तो मैंने कहा ये अपने लीफ के साइज को छोटा करेंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा को कम करेंगे, जो स्टोमेटा हैं उनको इस तरह के स्टोमेटा में डेवलप कराएंगे, सनकिन स्टोमेटा में। लीव्स को फोल्ड कर लेंगे पीछे की तरफ, हेयरी एपिडर्मिस डेवलप करेंगे जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट उन पे नहीं पड़ेगी, हेयर्स पे पड़ेगी उनके। तो ये सारी वो एडेप्टेशंस हैं जो ये करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कौन? जीरोफाइट्स। क्लियर है बेटे यहां तक? इसके अलावा एक बात रह गई है बस छोटी सी, वो भी सुन लो तो इस चैप्टर की बॉटनी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा एक बात रह गई है छोटी सी, वो भी सुन लो तो इस चैप्टर की बॉटनी पूरी हो जाएगी। वो क्या है? प्लांट्स में एक्सक्रीशन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्लांट एक तो कोई नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते जिसमें नाइट्रोजन हो, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो हार्मफुल होता है, वो टॉक्सिक होता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक मतलब चीजों का टूटना, प्लांट्स में जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है एनिमल्स के मुकाबले में वो कम होता है, मतलब कम चीजें टूटती हैं प्लांट्स में। तो दो बातें बोली मैंने, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कोई एज सच थ्रेट नहीं है, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये वजह है कि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और प्लांट्स के अंदर जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब चीजों का जो टूटना है, एनिमल्स के मुकाबले में वो बहुत कम होता है, कम चीजें टूटती हैं। और जब कम चीजें टूटती हैं तो कम ही निकलेंगी बॉडी से बाहर। इसके अलावा प्लांट्स में जो मेटाबॉलिज्म होता भी है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसकी एंड प्रोडक्ट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और दोनों चीजें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एज सच इतनी हार्मफुल नहीं है।
और प्लांट्स के पास ऐसे मैकेनिज्म अवेलेबल हैं जिनके जरिए वो इन बाय प्रोडक्ट्स को या एंड प्रोडक्ट्स को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें मालूम है कि प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं जिनके जरिए गैसेस की भी मूवमेंट होती है, प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं जिनके जरिए पानी की भी मूवमेंट होती है, यानी कि बाहर निकाला जा सकता है। अब आपने पढ़ा था कि प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा जो वेपर्स की फॉर्म में पानी को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते थे बेटे, अगर आपको याद हो तो? वेपर्स की फॉर्म में प्लांट्स जो वाटर को बाहर निकालते हैं वेपर्स की फॉर्म में, वेपर्स वेपर्स वेपर वेपर वेपर, ट्रांसपायरेशन कहते हैं इसको। वेपर्स की फॉर्म में जो प्लांट्स वाटर को बाहर निकालते हैं थ्रू स्टोमेटा, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्लांट्स पानी को बाहर निकालें तो उसको क्या कहेंगे फिर? गटेशन। थ्रू स्पेसिफिक पॉइंट which are present on the margin of leaf, this specific point is called हाइडाथोड। हाइडाथोड के जरिए लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो प्लांट अपने अंदर से पानी बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं गटेशन। तो गटेशन हो रहा है और ट्रांसपायरेशन हो रहा है जिसके जरिए प्लांट पानी को बाहर निकाल लें। इसके अलावा प्लांट दिन के वक्त ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो दिन के वक्त ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं रात के वक्त क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्या बोली? मैंने कहा प्लांट दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। रात में ऑक्सीजन क्यों नहीं निकालते? रात में ऑक्सीजन क्यों नहीं निकालते? क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। और फोटोसिंथेसिस जो है वो ही प्रोड्यूस करती है ना ऑक्सीजन को। तो उसका मतलब है रात में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो निकलेगी कैसे? बात समझ में आई? तो प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और दिन में ऑक्सीजन। सही है बेटे, यहां तक का काम हो गया, ये बॉटनी का काम पूरा हो गया चैप्टर नंबर 1 की। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर इसकी जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।